इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर ईच अदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और जनरली few many electromagnetic waves, X-rays, gamma rays, microwaves, radio waves, ultraviolet waves, infrared, so ये सारी क्या हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इन सब वेव्स की अपनी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा गया है, इनको एक इनका अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम पढ़ेंगे, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग और रेडियो वेव्स के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। जनरली लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर्स में हम अलग अलग तरह की चीज़ों पे स्टडी करते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और लेंस, मिरर्स, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, लाइट के पार्टिकल नेचर्स में पढ़ते हैं। और लाइट के वेव नेचर में हम इन पे स्टडी करते हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव रेज, ठीक है। क्लियर है इतना? सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जनरली जब हम वेव्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक सर्टेन सिचुएशन के लिए लाइट की जो वेव आती है, ठीक है। अगर मान लें सपोज कोई वेव है, लाइट वेव है, और वो प्रोपोगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। द वेव इक्वेशन फॉर लाइट propagating in x direction in vacuum, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आती है E is equal to, in terms of electric field, E is equal to E naught, E is a electric field, EMF नहीं है ये, E equal to E naught sin ओमेगा T minus x upon C। x upon C फैक्टर के बारे में भी बाद में बात करेंगे। और जनरली जो इसकी वेव इक्वेशंस आती हैं वो यही है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T माइनस x अपॉन C। x इज अ डिस्प्लेसमेंट और T इज अ टाइम और C इज अ स्पीड ऑफ लाइट। सो वेयर E इज दी, और कैसे फॉर्म है ये, साइन, सो सिनुसॉइडली E इज दी sinusoidally varying electric field at the position x, at time t, किसी टाइम t में जो सिनुसॉइडली वेव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो यही है ना। हमारे पास जो वेव के लिए क्वेश्चंस आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा अब किसी पोजीशन x में एट टाइम t में, तो हमारे पास E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T माइनस एक्स अपॉन C। सो ये वाला टर्म, इसका मीनिंग है कि आपकी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस वाई और जेड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये कहाँ प्रोपोगेट कर रहा है, वाई जेड प्लेन में, वाई और जेड प्लेन में प्रोपोगेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझ में आया? बिकॉज
y, x, y and z axes are perpendicular each other. So it means the electric field, it means, तो क्लियर समझ में आया? सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस तरह से y जो होगा हमारे y z प्लेन में प्रोपगेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसकी वजह से क्या एसोसिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। और फिर हमारे पास सिंसर्डेली वेरिंग क्वेश्चन जो आएगी, b इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। और इस तरह से इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन, ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन कौन सी? इक्वेशन नंबर ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, और B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। ये इनका एक कॉम्बिनेशन कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सच अ combination of mutually perpendicular electric and magnetic fields is referred to as an electromagnetic wave. Electromagnetic wave in vacuum. Electromagnetic wave in vacuum. और ये जो थ्योरी डेवलप करी थी सबसे पहली बार, वो ये थ्योरी डेवलप करी थी जे क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये थ्योरी किसने डेवलप करी? the theory of electromagnetic wave was mainly developed by James Clerk Maxwell. ठीक है, अराउंड 1864। कितने? 1864 में इस तरह की थ्योरी डेवलप करी कि इनका कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वही कहलाता है आपका क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अभी तक हमने क्या समझा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, और कैसे हमने आपको समझाया कि जनरली हम सबसे पहले जब बात करी थी हमने चैप्टर नंबर 4 में, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, कि इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल है, और जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी राइज करता है, ठीक है। और फिर हमने क्या करा था? फिर हमने देखा कि इस फेनोमेना को लेकर के मैक्सवेल ने उनकी एग्जिस्टेंस, जैसे रेडियो वेव्स हैं, गामा रेज हैं और विजुअल लाइट है, उनकी इंपॉर्टेंस को जाना कि हाँ वो एग्जिस्टेंस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और ही
वजह से प्रोड्यूस हो रही हूँ, है ना, कि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो रहा है, बट लेकिन गामा और रेडियो वेव्स और विजिबल लाइट, ये सारी रेज, इनकी जो फ्रिक्वेंसी वगैरह होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो क्या पता कि ये मैग्नेटिक वेव्स की वजह से ना हो, पर लेकिन नहीं, ये क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही ये एसोसिएट हो रही थी। ठीक है, इसके लिए फिर हमने डायग्राम देखा कि कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिया, ये कैसे है विद सर्कुलर प्लेट्स से, और इसको कनेक्ट कर दे बैटरी से, और यहाँ आई करंट फ्लो हो रहा है ये पूरे सर्किट में। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स चेंज हुआ इस वाली प्लेट में, और उसकी वजह से हमने देखा कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो नीडल का यहाँ पे ये कैंपस का क्या वर्क है कि इसके थ्रू हमें पता लगा कि हाँ, नीडल में डिफ्लेक्शन आया, कैंपस के नीडल में डिफ्लेक्शन आया, वो कब आएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे, तो दूसरी प्लेट में एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर से वही इंडक्शन वाली प्रॉपर्टीज आ जाएगी, और फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और कैपेसिटर्स चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि इसकी वजह से जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होगा, बी इंटू डी एल क्या होगा, म्यू नॉट आई, और इसकी वजह से जब क्या होगा, आई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट क्रॉसिंग द सरफेस, आई जो है वो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक करंट सरफेस से क्रॉस हो रहा है, और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब हम फाइंड करते थे एम्पियर सर्कुलर लॉ। बट एम्पियर सर्कुलर लॉ टाइम की रिस्पेक्ट में हमारे पास नहीं था, है ना, और टाइम के रिस्पेक्ट में हमारे पास कब आता है, जब फ्लक्स चेंज होता है पर यूनिट टाइम, तो हमारे पास वहां पे आता था इंडक्शन। तो हम फैराडे लॉ से क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, है ना। अब ये फॉर्मूला भी हमारे पास कहाँ से आया, ये आप फॉर्मूला आया हमारे पास ईएमएफ वाले फॉर्मूले से, ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ, दिस इज ईएमएफ, ईएमएफ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डीएल। हमारे पास ईएमएफ, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता था पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमारे पास E इज इक्वल टू आता था माइनस डी वी, वी इज अ पोटेंशियल अपॉन डी आर, है ना। सो V इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन E इंटू डी आर, सो वहीं से आया ये फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्लोज कर्व के लिए और V और E, एक आइडियल बैटरी के लिए EMF इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ से V फाइंड कर सकते हो, और D बाई डी आर अगर ये इस तरफ जाएगा दूसरी साइड, तो वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम EMF इक्वल टू लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी एल, और ये आ जाएगा इक्वल टू फैराडे लॉ से माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। फाइव ही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व। ठीक है, along with the circulation of E। और यही क्या कर रहे हैं, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है दूसरी वाली कॉइल। और ये कैसे हैं, ये आपके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर ठीक है प्लेट्स। ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स हैं। तो ये आपका इस तरह से कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम एम्पियर सर्कुलर लॉ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई अपॉन डी टी कैसा आया हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, और क्यू को आप गॉस लॉ से फाइंड करिए, गॉस लॉ से। सो क्यू इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हो गॉस लॉ, गॉस लॉ होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
गॉस लॉ होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इक्वल टू फाई ई एप्सिलॉन, यहां पे समझ में आ रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये यहां पे ये हो जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू होता है ये क्या, म्यू नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और डी फाई ई अपॉन टी टी। ठीक है, देयरफॉर क्या कोई दिक्कत अब? अरे हाँ ना बोलो, ठीक है, ये सही हो गया। तो ये हमारे पास आया गया, बी इंटू डी एल का रिजल्टेंट फाइंड करा हमने, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, और फिर हमारे पास आई कॉमन, म्यू नॉट कॉमन ले लिया, आई प्लस ये आ गया पूरा टर्म, इसको कहते हैं आई डी, और इसी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जेम्स क्लार्क ने ये मैक्सवेल ने जनरलाइज इक्वेशन फाइंड करी थी एम्पीयर सर्कुलर लॉ से। तो इसी बोला उन्होंने आई डी इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसे कहते हैं एम्पीयर मैक्सवेल लॉ। ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन में से एक है।